ठीक है, चलो स्टार्ट करें। एक सेकंड में शेयर करता हूँ स्क्रीन। हाँ बताओ। हाँ, आपने मुझे दिया था पब्लिक बैंक का सेक्टर। जी। इसमें कंपेयर करके मुझे बताने थे दो जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। हम्म। बैंक ऑफ बड़ौदा ओके। ठीक है। और और दूसरा है कैनरा बैंक। ओके। ठीक इन है। दोनों बैंक में मैं इन्वेस्ट करूंगा अगर मैं करना चाहूंगा तो। ठीक। सबसे पहले कैनरा बैंक का रीजन एक तो ये है, जो उसका करंट वैल्यू है अभी 87 अप्रोक्स, वो बाकियों के कंपैरिजन में एक तो काफी लो है, और ऊपर से प्रॉफिट अच्छा कर रही है। 4 पॉइंट का प्रॉफिट पर, सॉरी, 6.63 ROCE है इसका। बाकी यस। का भी इतना ही है, 6, 6, 5, 6 ऐसे ही है बाकी का भी, तो उसके हिसाब से फिर ये बेटर है। और ओके। दूसरा, अभी जो इसका क्या कहते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो इसका अभी कम है, 1 से ओके। भी कम है, जीरो पॉइंट हाँ सेवन सेवन हाँ, ठीक है। तो इस हिसाब से इस पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, कि अभी ओके। अपने वैल्यू से कम है तो हम कर सकते हैं अभी इसमें। हम्म। इसलिए एक तो कैनरा बैंक में, और डिविडेंड यील्ड इसका सबसे ज्यादा है, सारे ठीक। बैंक्स में सबसे ज्यादा इसका डिविडेंड यील्ड है 3.68। आपने कौन सी कंपनी स्टडी करी है एक साथ? मैंने की है यही जो सात आई भी है ना, यही सात। ओके। ओके, ठीक है। तो इनमें सबसे ज्यादा आप देखें, डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा कैनरा बैंक का ही है, हम्म। और ROCE भी सबसे ज्यादा इसी का ही है। ओके। और अकॉर्डिंग टू रेट देखे तो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 753 चल रहा है, और ये हम्म। सिर्फ 87 है, तो उसके कंपैरिजन में भी मुझे अच्छा लगा ये। ओके। हाँ, बस इसमें एक माइनस पॉइंट जो मुझे लगा, इसमें डेप्थ ज्यादा है, ओके। 14.09 है, तो हम्म। बस इसमें थोड़ा बस ये खटकन हो रही है मुझे, बाकी तो अच्छी चल रही है कंपनी। ओके। अब एक चीज मैंने बैंक्स क्यों दी थी प्राइमरीली, उसका रीजन भी यही था कि अब बैंक सेक्टर ऐसा है कि जहाँ पे वो लोग मनी रोटेट की होता है, मतलब एक जगह से डिपॉजिट आ रही है, एक जगह पे डिपॉजिट मतलब एज ए लोन या कुछ दे रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपने सुना होगा एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसको बोलते हैं। अब वो क्या चीज है? अगर आप कहीं से किसी को लोन दी है, फॉर एग्जांपल किसी को होम लोन दी है, कि घर ले रहे हो उसके सामने लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, अब जैसे उसने 7 8 मतलब जो भी है उसके कुछ ईएमआईज भरे, उसके बाद वो भर नहीं पाया, तो वो बैंक्स ले लेती है उसकी हम्म। अथॉरिटी। अब वो क्या होता है कि वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया, मतलब उसमें से कुछ भी निकल नहीं रहा, और फिर उसको जब तक वो सेल आउट नहीं करते तब तक उनकी लोन रीपे नहीं होगी। हाँ। अब अगर सेल कर रहे हैं तो जैसे मान लो 1 करोड़ की लोन दी है, रीपेमेंट हम्म। में सिर्फ अगर मान लो 50 लाख ही निकले, तो एक तरीके से तो बैंक का 50 लाख का लॉस हो गया। हम्म। इसमें बैंक सेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनपीए। मुझे ये था कि आप कुछ तो ऐसे निकाले, देखो यहाँ पे की पॉइंट्स में लिखा भी है, नॉन एनपीए, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए देखोगे तो 4.23 है, हाँ। और अगर यहाँ पे एसबीआई में देखोगे तो 2.7, 2.07। बैंक ऑफ बड़ौदा में देखोगे 2.5। तो ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, और कहीं पे नहीं, बैंकिंग सेक्टर में ये अफेक्ट करता है।
एनपीए ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होना नॉन चाहिए। परफॉर्मिंग एसेट्स, अब जैसे किसी को लोन दी, मतलब ये दिखाता है कि कितने लोग डिफॉल्ट हुए हैं, किस किस ने हम्म। पेमेंट्स नहीं दी है। तो हम्म। ऑब्वियसली जो अच्छा। कम होगा वो अच्छा होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग रीपे कर रहे हैं, कम। है ना। तो ये एक फैक्टर होता तो है भैया, बैंक्स को ये justify करने पेमेंट, सॉरी, ये पेमेंट उन्हें कभी वापस आती नहीं है, या अभी नहीं का। आई है? एज ऑफ नाउ नहीं मिली है। एज ऑफ नाउ नहीं। हाँ, ओके। मतलब आगे जाके नेक्स्ट ईयर या कुछ मिल सकती है, ऐसा नहीं है मिल। नहीं मिलेगा। अभी के हिसाब से तो नहीं मिली है। एक डेड इन्वेस्टमेंट जैसा बोल दो अभी के लिए, है ना। ये है। हाँ अच्छा। बताओ फिर और कौन से पॉइंट्स जो आपने कवर किए दोनों बैंक्स के कंपैरिजन में। दूसरा, बैंक ऑफ बड़ौदा में हम्म। उसमें भी आरओसी अच्छी है, 6.33 है। हम्म। और ये भी अभी अपनी वैल्यू से कम है, 0.80 है इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू। वो तो दोनों में मतलब आसपास ही है, इससे कुछ ज्यादा नहीं है फर्क। हाँ, सारी नहीं। हम्म। क्योंकि सातों के कंपैरिजन में, इसलिए मुझे इसे, हाँ, इसका डिविडेंड यील्ड ज्यादा है, 3.51, ठीक है। बाकियों के हिसाब से। इसलिए ये बेटर है बाकियों में। तो इसलिए कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ही मुझे सही लगे। ठीक है। बाकी ये सब रेशियोज नहीं देखे आपने, बैलेंस शीट्स ये और। सब भी, हाँ, ये सब भी देखे मैंने, पर ये मोस्टली सब में कंफ्यूजन हो रही थी। इसीलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये ऐसे नहीं है हम्म। कि 1 घंटा बैठोगे सारी कंपनी स्टडी हो जाएगी। हम्म। ऐसा नहीं होगा ये ऑब्वियसली अगर आपको कोई पैसा डालना है तो ऐसे तो नहीं हाँ। डालोगे ना। उसको हम्म। टाइम देना पड़ेगा, रिसर्च इसके पीछे बहुत करनी पड़ेगी। अब जैसे हम लोग करते थे, मेरी इनिशियल टाइम पे मैं करता था कि एक एक कंपनी को मतलब आधा दिन एक दिन देना चाहिए स्टडी करने के लिए, तो सारी चीजें डिटेल में समझ आएगी। अच्छा। क्योंकि अब ये हम्म। एक चीज देखी फिर और एक कहीं पे ये चीज देखी, तो ये प्लस माइनस कंपैरिजन ये वो, उसको टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे ओके। एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस दिखाए हैं, हम्म। तो कहाँ एक्सपेंस कर रहा है, इनकम अदर इनकम है तो अदर इनकम कहाँ से आ रही है, वो अच्छा। सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अच्छा, इनके एक्सपेंसेस में सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट है? हम्म। क्या। एम्प्लॉय कॉस्ट है बस इनके एक्सपेंसेस में, बैंक में, मोस्टली सब में। सॉरी वो कुछ तो ग्लिच हो गया था, एक मिनट। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि कहाँ कितना क्या है। सिर्फ एक रेशियो नहीं, बहुत सारे रेशियोज मैटर करते हैं। अब जैसे बैलेंस शीट आपने एनुअल रिपोर्ट्स चेक करे आपने। हाँ हाँ, मैंने देखा था। उसमें भी ये जो टोटल एसेट्स थे, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ, अगर कोई कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा है तो उस हिसाब से उसके खर्चे ज्यादा है, वो तो मतलब होगा। नंबर्स में ज्यादा है। और किसी कंपनी के अगर प्रॉफिट कम है तो उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज भी कम है, उसके फिर खर्चे भी कम हुए हुए उसके अकॉर्डिंग। तो फिर ये तो मुझे कहीं ना कहीं सेम ही लगे। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में एक चीज जो देखनी है इम्पोर्टेंटली, उनके फ्यूचर प्लान्स। अच्छा। वो मैंने कल भी आपको बताया था, वो सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट होता है।
कि अगर ये जो ऊपर ऊपर जो भी अपन सब देख रहे हैं ना, वो उनके पास्ट रिकॉर्ड्स है, जो हो गया है। अब आने वाले साल में क्या, हम पैसा आज लगा रहे हैं तो वो आने वाले सालों के लिए, तो हमको फ्यूचर हम्म। ज्यादा देखना है। तो इसीलिए फाइनेंशियल ये ईयर ऑफ 24-23 अगर ये देखोगे तो उनके फ्यूचर एक्सपेंशन समझ में आएंगे। ये एक ना डाउट था मेरा। बोलो। आप एक बार वो पीयर्स कंपैरिजन निकालो ना। हाँ बोलो। हाँ, इसमें आप देखिए कि कोई कंपनी तो है जिसका CMP 753 है, और हम्म। एक है 43 वाली। तो हाँ। एक तरह से तो आउट ऑफ लीग हुई ना एक दूसरे के लिए। तो इनमें हम कंपेयर करें कैसे? ऐसी, देखो, कंपनी को कंपेयर करने के लिए सीएमपी से, मतलब करंट मार्केट प्राइस से नहीं देखते। उनकी कंपैरिजन होती है मार्केट कैपिटल से। हम्म। कोई भी कंपनी हो गई। अब जैसे देखो, ये और ये प्राइस ये है तो उनकी मार्केट कैप के हिसाब से कंपैरिजन होगी। ये हो गई लार्ज कैप, ये हो गई मिड कैप, फिर आएगी स्मॉल कैप कंपनीज। तो लार्ज कैप और मिड कैप का हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? मतलब आउट ऑफ लीग नहीं हुआ ये भी? नहीं देखो, उनकी जो कंपैरिजन होती है ना, वो अलग अलग तरीके से होती है। एक होती है जो अपन ने देखा कि सेक्टर वाइज, हम्म। एक हाँ, होती है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के हिसाब स्मॉल से। कैप। हाँ। कंपैरिजन के तरीके अलग अलग हैं। अब जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड्स कभी देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स में, देखो मैं दिखाता हूँ एक बार। हाँ, उसमें 3 ऑप्शन आते, लार्ज कैप, स्मॉल मिड कैप, मिड कैप, कैप। लार्ज कैप, स्मॉल हाँ। कैप। तो उसके हिसाब से कंपैरिजन करना है तो वो अलग हो गया। अब ओके। अगर आपको सेक्टर वाइज ही देखना है कि सेक्टर में ही कौन अच्छा है क्या बुरा है, तो वो चीज पूरी अलग हो गई। अच्छा। तो कंपैरिजन के बहुत अलग अलग क्राइटेरियाज है और सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। मैं एक सेकंड में आपको अगर इसमें देखना है ना तो मैं वही देख रहा हूँ। ये मुझे वो मिल नहीं रहा है। अ, तो उसमें जैसे म्यूचुअल फंड में वो लोग लिख के देते हैं कि ऐसा 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 क्राइटेरियाज है, इस क्राइटेरिया पे हमने वो दिया है। नाम मिल रहे हैं बट वो नहीं मिल रहा। एक जनरल क्राइटेरिया ये होता है कि स्मॉल कैप कंपनीज वो होती है जो 2000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप है। 2000 से 5000 वाली मिड कैप होती है, और 5000 से ऊपर वाली लार्ज कैप होती है, 10,000 करोड़ से ऊपर वाली लार्ज कैप होती है। तो वैसे क्राइटेरिया वाइज हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को भी कंपेयर कर लिया। ये क्लियर है। हाँ हाँ भैया। अब और कौन से सेक्टर में आपने करी थी, ऑटोमोबाइल था आपका? नहीं, मेरा फार्मास्यूटिकल। ओके, फार्मास्यूटिकल था उसमें। क्या शॉर्टलिस्ट किया है? हाँ, इसमें जाइडस, ZYDUS। जाइडस कौन सा आपने ये किया है? लाइफ लाइफ, साइंस? लाइफ, लाइफ साइंस। और बाकी उसके साथ? इसके साथ मैंने दूसरा लिया था, लुपिन, LUPIN। हम्म, हाँ। सबसे पहले जाइडस।
हम्म। इसका मुझे एक तो डिविडेंड यील्ड सब में मोस्टली कॉमन था, लाइक ठीक है। 1% से नीचे तो इतना वो मैटर नहीं करता। हम्म। इसमें बाकी सारी कंपनी ना अपनी बुक वैल्यू से बहुत ऊपर है, ओके। बट ये जाइडस था जो 4 पॉइंट समथिंग है। ओके। तो एक तो ये इसमें फायदा है। दूसरा, इसका करंट रेशियो अच्छा है, यानी इसके पास एसेट्स है अच्छे हैं, 2 पॉइंट हम्म। समथिंग है, टू पॉइंट टू हम्म। सेवन बाकी सब में 1 3 ऐसे ही था। ओके। तो एक ये फायदा है। दूसरा, आर ओ सी ई इसका बहुत अच्छा है, 22.34। जो टॉप की कंपनी है सिप्ला, उसका हम्म। 22 है और इसका भी 22 है, तो इसलिए मुझे ये और अच्छा लगा। हम्म। हाँ, और सबसे लास्ट जो मेन था, एक अपना जो ह्यूमन नेचर है, ये बहुत सस्ता है, 918 करेक्ट। करंट प्राइस। बाकी सबका थाउजेंड्स में है। हम्म। 1500 सिप्ला का है, बाकी 6000 भी है एक का, तो इसलिए हाँ। मुझे राइडर सही लगा। ओके। हम्म। और जो लुपिन कंपनी थी, हम्म। इसका मुझे ये थी कि इस पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? इस पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, एक तो ये 2100 रुपये पर शेयर मिल रहा है। हम्म। दूसरा इसमें ये था कि ये इसका बुक वैल्यू 6 चल रही है अभी, जो कि आई हाँ। थिंक ठीक है, ज्यादा है। ओके। और उसके हिसाब से इसने प्रॉफिट ज्यादा नहीं किया, आर ओ सी 15% ही दिया है, सबसे कम दोनों के प्रॉफिट दिया है। कंपैरिजन में जाइडस बेटर है। हाँ, दोनों के कंपैरिजन में जाइडस बेटर है। दोनों ने जितनी मैंने 7 8 कंपेयर की हाँ। थी, तो उसमें जाइडस टॉप पे था, लुपिन सबसे नीचे था, इसलिए इस ठीक पे है। इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ओके। और बाकी आपने ये चेक करी सन फार्मा वगैरह? हाँ हाँ, यही सारी देखी थी मैंने। हाँ, तो अ, इसका एक तो पीई और आर ओ सी कम था उनके कंपैरिजन में। और उसमें तो ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। अपने डॉक्टर रेड्डीज लैब क्यों नहीं चूज किया? डॉक्टर रेड्डीज लैब क्यों नहीं, क्योंकि इसका पीई बहुत कम है, पीई भी कम है। कम होना तो आर ओ अच्छा है सी। ना। देखो इंडस्ट्री पी क्या चल रही है, इंडस्ट्री पी आप देखोगे 31 चल रही है। हम्म। ये वाला कॉलम अच्छा, ये कॉलम मैंने लगा ही नहीं रखा। हाँ, थर्टी ठीक वन है। है। तो सारी अच्छा। कंपनीज 31 के आसपास है उससे। ये पी काफी 18 है। हम्म ठीक है, तो ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्राइस पॉइंट भी अच्छा है। आर ओ सी भी अच्छा है। हम्म। ओवरऑल सारी चीजें ही अच्छी है इसे, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपने कुछ सोचा है कि इसकी वजह से मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, तो वो मैं जानना चाहता हूँ इसीलिए। हाँ, मैं इसका जाइडस पे इसलिए जाऊंगा। हाँ, डॉक्टर रेड्डी भी अच्छा है, पर जाइडस के ज्यादा स्टॉक्स आ जाएंगे मेरे को। नहीं वो तो ऑब्वियस है। हाँ। बट कुछ ज्यादा फर्क नहीं है ना प्राइस में। हम्म। हाँ, एसेट्स कम है, करंट रेशियो वो 1.92 है, उसका वो 2.27 है। ठीक है, इस उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि डेप्थ ज्यादा है, बट डेप्थ ज्यादा है डेट डॉक्टर इतनी, रेड्डी के। इसको मैं ज्यादा ऐसा ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, कंपनी के हिसाब से मतलब। बट जाइडस में बहुत कम है, 190 करोड़, और इसकी 4850 करोड़ क्या? डेप्थ। डेप्थ तो 190 और 4000, दोनों की मार्केट इसलिए। कैप, एक सेकंड। और मार्केट कैप जाइडस की कम है, और रेडिश की ज्यादा है। वही, 1 लाख की है। ठीक है। और 90। ओके। ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है, सारी चीजें क्लियर है, जब एनालिसिस करना आता है
उसमें कोई डाउट्स या कुछ? हाँ, एक 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 और वो मिल गया इसका माइनस पॉइंट। डॉक्टर रेड्डी के प्रमोटर्स होल्डिंग सिर्फ 26% है। ओके। सिर्फ 26। और जाइडस की 75% है। तो ऑब्वियसली इसके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एक मिनट। हाँ, 75% है कांस्टेंट। तो ओके, ठीक है। एक पॉइंट ये भी है कि अगर ऐसे देखा जाए तो जो अपन ने FIDIA देखे थे, वो भी इसमें काफी हद तक काफी ज्यादा है। हम्म। देखो, अगर ये देखोगे, ये बाहर की सारी कंपनीज है, ठीक है, जो हम्म। इन्वेस्ट कर रही है। तो ये भी एक पॉइंट होता है कि अब जैसे इसमें LIC वगैरह ने बहुत अच्छा स्टेक लेके रखा है, हम्म। ठीक है। और ये सारे बाकी के म्यूचुअल फंड कंपनीज ही है नीचे की जो है वो। हाँ। PIIs ने भी इन्वेस्ट अच्छा किया है, नहीं ओवरऑल देखना चाहिए तो ऑब्वियसली जाइडस बेटर है। मैं बस हम्म। कंपैरिजन बता रहा हूँ कि ये भी देखना चाहिए कि FIDI भी अच्छे खासे इन्वेस्टेड है इसमें, हम्म। ठीक है। अगर इन तीनों को भी मिला लोगे तो आसपास 70% हो जाएंगे। हम्म। तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा, मतलब सिर्फ वो देखो, उसके साथ FIDI भी क्या इन्वेस्टेड है, क्योंकि FIDI और प्रोमोटर्स, ये तीन मेन लोग होते हैं जिनके पास बहुत अच्छे खासे क्वांटिटी में शेयर्स होते हैं, ठीक है। हम्म। मतलब मैं मेरी थिंकिंग के हिसाब से ये मानता हूँ कि अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके कोई कंपनी में पैसा लगा रही है, तो इतने बुद्धू तो है नहीं कि वो कहीं पे भी लगा देंगे। अपने से जो 10 गुना ज्यादा बड़ी टीम लेके बैठते हैं वो लोग सिर्फ रिसर्च करने के लिए। तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ तो देखा होगा तब इतना पैसा इन्वेस्ट किया है कोई पर्टिकुलर कंपनी हम्म। में। हम्म। और ये लोग को कोई अटैचमेंट नहीं होती कहीं से। ये लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बस पैसा चाहिए, मतलब ग्रोथ चाहिए। आज मैंने डाला है, कल इतना पैसा बन के मेरे पास आ जाए बस। तो हम्म। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि जब चूज करते हो तो FIDI इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रमोटर तो क्या है, प्रमोटर उनका खुद का स्टेक, उनकी खुद की कंपनी है। हम्म। बट अगर बाहर के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छी बात होती सही बात है, हाँ। है ना। हम्म। और इसके एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह, फ्यूचर नहीं, एक्सपेक्टेशंस इतना देखा? सारे नंबर्स हो गए थे एक बार में भैया, दिमाग चलना बंद हो गया मेरा। ठीक है, ये पूरा क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ कि आगे वाला जो अब नेक्स्ट फेज है, ये इन्वेस्टिंग पर्पस पूरा हो गया अपना। अब अपन चलेंगे चार्ट्स के ऊपर, जो चार्ट स्टडी करते हैं उसके ऊपर चलेंगे। बट अब जैसे आपकी बहन है नहीं आज, तो क्या करें, करना है आगे कि फिर वेट करें एक दिन रुक जाए? नहीं, करते हैं वो। आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, आप कहीं अपलोड कर रहे हो तो? हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं वो बता हाँ। दूंगा। हाँ। हाँ। चलेगा? हाँ, इसीलिए चलेगा। लगा कि अगर वो नहीं है तो क्या करें। नहीं नहीं, करते हैं। तो कर लेगी उसमें से, बाकी मैं बता दूंगा उसको। ओके, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कैंडल स्टिक्स। देखो, मैं भी खोलूँ ये? अभी एक बार मत खोलो, अभी एक बार ओके। स्टडी कर लेते हैं फिर मैं आपको ओके। बताऊंगा। देखो, ये सारी जो एक एक जो दिख रही है, वो सारी हम्म। कैंडल स्टिक्स है। हम्म। इसको जब प्राइस मूवमेंट कैप्चर करना है, पहले के उसमें क्या होता था, पहले ये चार्ट्स नहीं थे, पहले बस प्राइस कि भाई हाँ इसकी प्राइस है 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000, जो भी है। अब अगर मुझे पास्ट कंपेयर करना है तो मैं इतने नंबर्स तो कंपेयर नहीं कर सकता। डेली के हर एक सेकंड के नंबर्स चेंज होते हैं। देखो ये जो ये डी पे है, मतलब एक 1 डे, हम्म। एक दिन की एक कैंडल है। अगर मैं उसी को 4 घंटे की बना रही तो ये 4 घंटे की एक कैंडल हो गई। ये 15 मिनट की एक कैंडल हो गई। अब जैसे देखो मैं बताता हूँ, ये कैंडल कितने बजे की है, 10:15 की, ठीक है। हम्म। और ये लास्ट कैंडल है 3:15 की। अब अगर मैं उसको
डेली पे आ जाता हूँ। जितना एक डेटा ये आज। एक कैंडल की उसमें है, उतना डेटा वो इतने 15-20 कैंडल में उतना ही डेटा है। हम्म। तो कंपाइल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए कैंडल स्टिक्स इंट्रोड्यूस करी गई थी। अब कैंडल स्टिक से पहले भी एक चार्ट पैटर्न थी, लाइन चार्ट। देखो ये लाइन चार्ट है, सेम वही है। उसमें कोई देखो डिजाइन देखोगे तो समझ आ जाएगा कि सेम ही है, ऐसे कोई हम्म फर्क नहीं है। बट कैंडल स्टिक्स में क्या होता है, अब जैसे ये एक कैंडल है, तो इसको मैं हाई, देखो ऊपर ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्सर है ना वहां पे, अगर ये कोई हम्म भी कैंडल ले रहा हूँ, एच मतलब हाई लो, है ना, हाई लो दिया है, तो हमको समझ आ हाँ। सकता है कि इतनी प्राइस ऊपर गई है, इतनी प्राइस नीचे गई है, क्या प्राइस रेंज में गई है। पूरा एक सर्कुलेशन, अब जैसे डेली है, तो एक दिन में कितना ऊपर गया है कितना नीचे गया है, वो पूरा एक कैंडल से समझ में आता है। जो कि अगर लाइन चार्ट है तो उसमें समझ में नहीं आएगा, है ना। इसीलिए धीरे धीरे रिफॉर्म होते होते कैंडल स्टिक्स पे हम आए। ठीक है, कैंडल्स को कैसे देखना है वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज मैं एक कैंडल ही बनाता हूँ। तो, हाँ, ये है, ये भी सही। देखो ये एक कैंडल बस फोकस करना, ये जो ग्रीन कलर वाली है ना जो मैंने मार्क करी है, ग्रीन कलर वाली फोकस करो। ये ये वाला पॉइंट है जो टॉप, ये एकदम जो विक लगी है, एक जो पतली लकड़ी जैसा है, हम्म। पतली लकड़ी को बोलेंगे विक्स। फिक्स। हाँ, ये जो पूरा भरा हुआ पार्ट है उसको बोलेंगे हम्म। बॉडी। ठीक है। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल है मतलब वो बुलिश होती है, रेड कैंडल हम्म। मतलब बियरिश होती है। ठीक है, करेक्ट। हम्म। अब ये कैंडल को समझते कैसे हैं? ये जो ऊपर का पॉइंट है टॉप, ये वाला लेवल देखना, ये लेवल, ये हो गया उसका हाई, पूरे दिन में हाईएस्ट इतना गया है वो। और ये होती है उसकी लो, लोएस्ट इतना गया, मतलब प्राइस पूरे दिन जो फ्लक्चुएट होती रहती है ना, उसके बीच में हाई और ये लो। करेक्ट, ये हाई और ये लो। अब जब ग्रीन कैंडल होती है ना, ये होता है उसका ओपन, ओपनिंग चाहिए प्राइस। ओपन। चलो। और ये वाला जो है वो इसका अब क्लोज। क्लोज। हाँ। ठीक है, यहाँ से गया, मतलब जैसे आपको थोड़ा आइडिया है यूट्यूब वगैरह से जो पढ़ा है, इसलिए मुझे पता है कि थोड़ा पता होगा ये, हाँ हाँ। कि ओपन ऐसे ही। हाई लो। हाँ, रेड वाले का ऊपर से ओपन नीचे क्लोज उल्टा, आई थिंक। सेम, हाँ। हाँ इसका उल्टा। हाँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ। हाँ। ये पूरी एक कैंडल फॉर्म ऐसे होती है। हाँ। ठीक है, अब टाइप ऑफ कैंडल्स पे चलते हैं। ये पार्ट तो अगर आता है तो मैं स्पीड में लेता हूँ या तो फिर धीरे धीरे लेता हूँ, आप बताओ। आप थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए ना। ओके ठीक है, अब जैसे पहली है मारूबोजू कैंडल, मैं यहाँ पे स्पेलिंग भी लिखता हूँ, इजी रहे। मारूबोजू कैंडल, ठीक है। ऐसी कैंडल्स जो पूरी भरी हुई हो, मतलब जिसमें कोई विक्स नहीं हो, उसको अच्छा। बोलते हैं मारूबोजू कैंडल। ठीक है, ओनली बॉडी। हम्म। अब मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कैसी होती है। देखो इसको मैं मान सकता हूँ मारूबोजू कैंडल, एकदम छोटी सी विक्स है, मतलब ना के हम्म। बराबर, यहाँ पे ऊपर देखोगे एकदम छोटी है, इस यहाँ पे भी छोटी है। परफेक्ट मारूबोजू नहीं है बट मारूबोजू कैंडल इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये बुलिश होती है, बहुत ज्यादा बुलिश होती है। ग्रीन और रेड दोनों में देखा जाता है। हाँ, ये बियरिश मारूबोजू, ये बुलिश मारूबोजू। अब ओके। जैसे ये देखो, ये वाली जो है पूरी भरी हुई रेड कैंडल है विदाउट, हम्म। तो बियरिश मारूबोजू हो गई, ये बुलिश मारूबोजू हो गई। करेक्ट।
हमेशा मैंने इसीलिए बताया। अब जैसे देखो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये परफेक्ट मारूबोजू है, ना विक्स है ना कुछ है। हम्म। पर परफेक्ट मारूबोजू मुश्किल होती है ढूंढना। थोड़ी छोटी मोटी विक्स होती है, वो कंसिडरेबल है। ठीक है। अब बुलिशनेस का सिग्निफिकेंस कैसे दिखेगा? अब जैसे ये कैंडल है, तो इसके बाद देखो प्राइसेस ऊपर गए हैं, ट्रेंड ऊपर की तरफ है। यहाँ पे मारूबोजू बनी है, ट्रेंड ऊपर की तरफ है। अब जैसे बियरिश बनी थी, ठीक है, प्राइस अभी तो गई बट इवेंचुअली नीचे ही आई है उसके बाद। ठीक है, तो ये कैंडल का सिग्निफिकेंस होता है। जैसे कैंडल फॉर्म होती है वैसे मार्केट का नेचर समझ में आता है। अब जैसे ये है तो उसके बाद ऊपर गई। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू रहेगा, बट उसके बाद वाले थोड़े टाइम तक ऊपर या नीचे वैसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है। बियरिश मारूबोजू, बुलिश मारूबोजू। Solution। ठीक है। अब जैसे दो कैंडल के फॉर्मेशंस में चलते हैं। दो कैंडल्स में कैसा होता है कि जैसे ये दो कैंडल है, रेड और ये ग्रीन, दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें रेड बहुत छोटी होती है और ग्रीन बहुत बड़ी होती है। ठीक है। एडजॉइनिंग कैंडलशिप, उसको बोलेंगे बुलिश एनगल्फिंग। अब जैसे, और ये देखो, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, हाँ। ग्रीन से साइड में ये रेड है। बट दोनों यही है, मारूबुजू कैंडल ही है रेड, बट ग्रीन से बड़ी है। तो उसके बाद प्राइसेस नीचे आएंगे, इसको बोलेंगे बियरिश एनगल्फिंग। ठीक है। करेक्ट। बुलिश दो एनगल्फिंग। साथ में हाँ। दो साथ में जो कैंडल फॉर्म होगी, उसमें जो हम्म। सेकंड वाली होगी उससे डिसाइड कर सकते हैं थोड़ा। दोनों से डिसाइड होगा ये पूरा, दोनों दो का ग्रुप बन के ये बनती है बुलिश या बियरिश एनगल्फिंग। ठीक है। ओके। हाँ भैया, इसमें दोनों अपोजिट्स कलर की देखनी है या दोनों सेम कलर की भी हो ऑपोजिट सकती है? ऑपोजिट ऑपोजिट। अपोजिट, ओके। इसलिए वो हमेशा ही अपोजिट कलर्स में होगी। ठीक है। तो मारूबुजू के बाद इसका ही फॉर्मेशन है, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग। ठीक है। अब सिंगल्स में नेक्स्ट पे आते हैं हैमर। हाँ, वो ऊपर होता है, वो नीचे विक बड़ी होती है जिसकी। नीचे विक बहुत बड़ी है ना, कनेक्टेड है ना। हाँ, कनेक्टेड है। अब अब जैसे ये देखो, जिसमें नीचे बहुत बड़ी विक है, ऊपर छोटी सी बॉडी है। हम्म। ठीक है। उसको बोलेंगे हैमर कैंडल्स। अरे, ये हम्म। जैसे मैं बियरिश हैमर कंसिडर करूंगा, उसके बाद प्राइसेस नीचे आएंगे। देखो ये अगर एक देखोगे, ये बियरिश हैमर है। बियरिश हैमर के बाद प्राइसेस नीचे। इसको समझेंगे कैसे? मेन चीज, प्राइसेस बायर्स ऊपर लेकर गए, बट बायर्स के पास इतनी पावर नहीं थी, सेलर्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे, तो सेलर सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइसेस वापस नीचे आ गए और नीचे क्लोज ही हो गई। तो क्या हो गया, मार्केट में सेलर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब बायर्स ने बढ़ाई प्राइस, बट सेलर्स इतने ज्यादा थे कि उसको नीचे लेकर आ गए। इसीलिए यहां से समझ में आता है कि ये सेलिंग प्रेशर ज्यादा बन रहा है, इसीलिए उसके बाद प्राइसेस नीचे आती है। ठीक है। ये जो दिख रही है ना एकदम बिना बॉडी की कैंडल, बस एक स्ट्रेट लाइन हम्म। और प्लस जैसा साइन, ये वाला, ये वाली कैंडल, हम्म। ये, इसको बोलते हैं डोजी। तो जी, जी, जे डीओ, आई। डोजी कैंडल। हाँ। डोजी में बुलिश बेयरिश कुछ नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है, प्राइसेस ऊपर गए,
बायर्स ऊपर लेकर गए, सेलर्स नीचे लेकर आए, बट दोनों इक्विवेलेंट थे ताकि वो सेम प्राइस पे क्लोज हो गया। इसलिए उसके पास बॉडी नहीं होती है, होती है तो ओके। फिर एकदम छोटी सी होती है, वो उसी में आएगा। ठीक है। अब हाँ। इन चीजों में विक्स का इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। ओके। विक्स को इम्पोर्टेंस क्यों है? अब जैसे ये नीचे बहुत बड़ी विक है, ऊपर छोटी सी बॉडी है, मतलब सेलर सेलिंग प्रेशर ज्यादा था बट बायर्स ज्यादा बुलिश थे, इसलिए बॉडी यहाँ पे क्लोज ही नहीं हुई, वो सीधा सीधा ऊपर लेकर गए और बाद में प्राइसेस ऊपर चलते गए। समझ में आ रहे हैं? हाँ। अब देखो अपने पास दो, बोलो बोलो। भैया, अगर ये जो ग्राफ है वो अगर हम जूम करें और हाँ जूम इन करें, हाँ, तो कैंडल्स का पैटर्न चेंज हो जाएगा। और अगर हम टाइम स्लॉट चेंज करें तो भी कैंडल्स का पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक रहेगा। इसीलिए तो हमेशा पर्सपेक्टिव टाइम फ्रेम के हिसाब से फिक्स होता है। अब ओके। जैसे मान लो, इस ये अपन पढ़ेंगे बाद में, बट अभी जो बात निकली है तो मैं बता देता हूँ। अब अगर कोई डेली वाला चार्ट है, ठीक है, इसमें मैं जैसे कोई ट्रेड लूंगा डेली पे चार्ट पे, तो उसका टारगेट मुझे मीट होगा, मान लो 15-20 डेज, 1 मंथ का ड्यूरेशन। अगर मैं कोई चार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ 5 मिनट्स पे, तो उसका मुझे डिसीजन या फिर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, मतलब जो भी हो, जिस भी साइड जाए, पॉजिटिव नेगेटिव, वो रिजल्ट्स मिलेंगे विद इन अ डे। हम्म। 1 घंटे पे अगर मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ तो वो मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे आने वाले 4-5 दिन, 3-4 दिन में। तो अच्छा। जैसे शॉर्ट टर्म होते हैं, तो शॉर्ट हम्म। टर्म लॉन्ग टर्म एनालिसिस पूरी इस पे डिपेंड होती है, टाइम फ्रेम पे। एनालिसिस वाकई बदल जाएगी। ऐसा होता हम्म। है कि लॉन्ग टर्म में बुलिश है बट शॉर्ट टर्म में वो बियरिश है, bearish हो है। सकता है ऐसा। तो लाइक देखना कौन सा चाहिए? आपका ट्रेड कैसा है? अब जैसे लॉन्ग टर्म विजन है, कोई अगर कुछ ओके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो फिर आप डेली पे ही देखोगे, 5 मिनट 15 मिनट नहीं देखोगे। ओके। ओके। अगर आपका एनालिसिस शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे हो गया या फिर एक एक दिन, 2 दिन में, 3 दिन में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट देख के उस पर ही एनालिसिस करोगे, है ना? हम्म। तो ये है अपना पूरा ये। अब आगे आगे की चीजें, एक दो चीजें अपन स्टडी करते हैं, इतना हेक्टिक भी नहीं करता हूँ मैं आज, क्योंकि अब जो जो अब कितनी कैंडलस्टिक्स हो गई अपनी? ये पहली हो चार गई, हो गए। हाँ पहली हो मारूबोजू। गई अपनी मारूबोजू, उसके बाद हो गई इनगल्फिंग। गल्फिंग हो गई, डोजी हो गई, हैमर हो गई। हैमर। हाँ, चार। एक काम करते हैं आज, ये कैंडल वाला मैं आपको समझा देता हूँ, अब बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। अब जैसे देखो, अब आएगा इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग हाँ, स्टार। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। पहली होगी कैंडल रेड, उसके बाद ये उल्टी हैमर है या फिर प्रोबेबली डोजी होती है, ज्यादातर डोजी होगी, डोजी है। उसके बाद ग्रीन बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है, ये ग्रीन बुलिश मारूबोजू। ये हम्म। 3 कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है ना, उसको बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। अच्छा। हम्म। ठीक है। उसको कैसे यूज करना है ट्रेडिंग में वो मैं बाद में बताऊंगा, उस पे अपन आएंगे। अभी के लिए समझ लो मॉर्निंग स्टार है। ये है मॉर्निंग स्टार। जी। ठीक है। जब दो रेड और नेक्स्ट ग्रीन हो। एक रेड, एक डोजी और एक ग्रीन, ग्रीन, तीन ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन है। देखो ये वाला जो देखोगे, रेड,
रेड की वीकनेस होगी चलेगी, बट ग्रीन पूरी मुझे मारूबोजू चाहिए। रेड में ग्रीन। थोड़ी वीकनेस होगी चल जाएगी, ग्रीन पूरी मारूबोजू चाहिए। ये हो गया मॉर्निंग स्टार। अब अगर इवनिंग स्टार देखते हैं अपन को कहाँ मिलती है। देखो ये इवनिंग स्टार है, ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद डोजी कैंडल, उसके बाद रेड मारूबोजू। ये हो गया इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार मतलब नीचे 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 आएगा उसके बाद। ठीक है, क्लियर है अभी, पूरा क्लियर है। हाँ हाँ। हाँ, देखो इसमें जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐड होंगे कैंडल स्टिक्स के साथ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो हमको समझ आएगा कैसे यूज करना है ट्रेड में। ठीक है, ओके। अभी दोनों चीजें पहले हम अलग अलग समझेंगे, उसके बाद दोनों को कंबाइन करेंगे। हम्म। ठीक है, अब। अब ये कैंडल स्टिक्स हो गई आपकी सारी। अब कैंडल स्टिक्स आपको आइडेंटिफाई करना है, ये है आपका होमवर्क। कैंडल स्टिक्स, ये सारी कैंडल स्टिक्स देखो। इसमें अब जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। हम्म, यहाँ पे हाँ, ज्योमेट्रिक शेप्स में रेक्टेंगल। हम्म। ठीक है, कोई भी कलर का होगा कलर, ठीक है। अब आप मुझे कल होमवर्क कैसे दिखाओगे, ऐसे पूरा मार्क करोगे, जो भी है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, जो भी है मार्क करोगे, और दिखाओगे कि हाँ ये डोजी है, ये मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, हैमर है। सबके पांच पांच मुझे चाहिए, सारे पांच, मतलब मारूबोजो भी पांच, इवनिंग स्टार भी पांच। ठीक है, एक ओके। कोई भी निफ्टी का ही चार्ट ले लेना, हम्म। निफ्टी का चार्ट ले लेना उसके ऊपर, या फिर कोई भी चार्ट ले लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सारा चीज एक बार आप फिगर आउट करके बताओगे, है ठीक है भैया। ना? कुछ और कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो बताओ। हम्म। अब ये हम देख कि जो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार था, हम्म, उस कैंडल स्टिक में हम बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग वाला पैटर्न भी लगा सकते हैं। मतलब नहीं समझा, फिर से बताइए। जैसे तीन कैंडल है, हाँ, उसमें फर्स्ट वाली को ना देखे, बाकी दो को देखे, तो बियरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग भी दिख रहा है हमें वहां पर। बीच में कैंडल हो गए ना, ये तीन कैंडल का सेट्स है। हाँ हाँ, तीन कैंडल हाँ का है। अगर हम हाँ फर्स्ट वाली ना देखे, हाँ, तो बाकी दो देखे हम। तो फिर तो डोजी और एक दूसरी मारूबोजू हो गई, तो हाँ उसका हाँ। तो कोई सेट ही नहीं बनता ना, डोजी का कोई सेट अच्छा। नहीं बनेगा। हम्म। इसके पीछे, अब ये कैंडल स्टिक सिर्फ समझने से नहीं होगा, उसके पीछे का रीजन समझना पड़ेगा। हम्म। जैसे रेड है, मतलब सेलर्स एक्टिवेटेड थे। अब डोजी है, डोजी का मतलब क्या है, सेलर्स और बायर्स दोनों अभी डिसीजन नहीं बना पा रहे कि कहाँ जाना है, हम्म। तो इसलिए वो बीच में बंद हो गए। उसके बाद बनी ग्रीन कैंडल, उसका मतलब है कि हाँ पे अब बायर्स मार्केट में आ रहे बाय। हैं, तो आगे का ट्रेंड कंटिन्यू होगा। कैंडल स्टिक्स के पीछे उसका मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। हाँ। अब ऐसे इतने अच्छे सेटअप्स जाते हैं ना। देखो ये आज का ही ट्रेड है, मैंने ये लिया था। देखो ये ऊपर जा रहा था, मैंने, मुझे रिवर्सल ट्रेड ही लेना था। ब्रेकआउट, रीटेस्ट, डाउन, ये ऐसे सेटअप बनता है, शॉर्ट पोजीशन का ऐसे सेटअप बनता है। ये मेरा स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट करीबन यहाँ पे ही था, उसके नीचे गया है, बट यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे देखोगे तो बियरिश एंगल्फिंग है, पहली हम्म। रेड कैंडल बियरिश एंगल्फिंग, उसके बाद ट्रेंड नीचे, तो ये कंफर्मेशन होता है कि उसके बाद नीचे जाएगा। हाँ। मतलब आपका 2340 तक भी गया था ऊपर तक, फिर भी आपने वेट किया।
वो थोड़ा कहाँ? नीचे गया। कहाँ? नहीं समझा मैं। 12:30, 12:30 सीधा ऊपर। हाँ, मतलब उसको आपने अपन ट्रेड ट्रेड, नहीं लेंगे, तब ट्रेड लेना ही नहीं है। नहीं आपका कंटिन्यू चल रहा था। नहीं, ट्रेड मैंने एंटर ही यहाँ किया ना, मैंने इसीलिए ये सेटअप यहाँ पे बनाया। ये ट्रेड मैंने अच्छा एंटर ही यहाँ पे किया, यहाँ पे एंटर किया और यहाँ से मैंने ट्रेड स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा। इतना सा ट्रेड था मेरा यहाँ पे। तो आपको ये तो नीचे ही गया है आपका। तो मैं तो बियरिश ट्रेड में था ना, तो मुझे नीचे जाएगा तो फायदा होगा। ऐसा भी होता है। हाँ, ओके। ट्रेडिंग में सब कुछ कर सकते हो, पहले बेच भी सकते हो, पहले खरीद भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अच्छा अच्छा ओके। ये ट्रेडिंग वाला पार्ट जब आएगा तब ये सब समझेगा। बट अभी मैं जो फोकस करना चाहता हूँ ना आपको, अभी थोड़े टाइम के लिए, पहले हम हम्म, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स ही समझेंगे, ऑप्शन हम्म, फ्यूचर्स पे अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, वो बहुत रिस्की है। और अभी के लिए इसके ऊपर पहले हाथ बिठाना बहुत जरूरी है। हम्म, अपन ये पूरा कंप्लीट करेंगे ना, फिर थोड़ा पॉज लेंगे, थोड़े वक्त आप एनालिसिस करो, ये करो। उसके बाद जब इस मतलब कम्युनिकेशन अपना चालू होगा बीच बीच में, बट ये पूरा स्ट्रांग होगा ना, उसके बाद थोड़े वक्त बाद फ्यूचर एंड ऑप्शंस कराऊंगा। और मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि अभी वो टाइम नहीं है कि फ्यूचर ऑप्शंस पे पढ़ो, अभी इस पे ग्रिप बिठाना बहुत जरूरी है। ओके। है ना? इसलिए अभी इन्वेस्टमेंट्स पे ही फोकस करेंगे अपन ज्यादातर। बट प्राइस पॉइंट एक बार समझ में आ गया, चार्ट समझ में आ गया, जैसे यही है, मैं डेली चार्ट्स पे ही देखता हूँ। अब मान लो मैं रिलायंस ही खोलता हूँ। अब जैसे मैंने ये डेली चार्ट खोला है, अब मुझे कैसे समझ आएगा कि मुझे कब बाय करना है? मैंने देख लिया कि भाई रिलायंस अच्छी कंपनी है, ठीक है, बट रिलायंस में कब बाय करूं, प्राइस पॉइंट कौन सा सही है? तब ये कैंडल स्टिक्स काम आएगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम आएगा। उसके बाद देखो, ये देखोगे बुलिश मार्क्स हुए, उसके बाद ऊपर गया है, बुलिश एंगल्फिंग बनी ये दो कैंडल्स मिला के, हम्म, रेड हाँ और तो ग्रीन। ऊपर। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में अब काम आएगी जब बाइंग सेलिंग करना होगा ना तब। अब जैसे ये है, बियरिश एनगल्फिंग है, देखो इसके बाद नीचे आए, तो ये पॉइंट एक समझ में आएगा कि नहीं भैया अब मुझे एग्जिट कर देना चाहिए, ये सेल कर दूं, लगेगा तो मैं नीचे से वापस बाई कर लूंगा। अगर कोई चीज, मान लो आपने यहाँ पे कुछ 1100 रुपये में खरीदी है, वो 1500 चली गई, आपको लग रहा है नीचे आएगा, तो 1500 पे एग्जिट कर लो, वापस नीचे जब आएगा 1200 पे या जो भी आए तब वापस खरीद लो। हाँ, यहाँ पे अगर हम्म, 10 शेयर्स होंगे आपके पास, तो यहाँ से 12-15 शेयर्स हो जाएंगे, प्रॉफिट बुक हम्म, करके वापस से नीचे से खरीद लो। तो ये कैंडल स्टिक्स और ये सब अब काम में आएगा जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। हम्म, क्लियर है? हाँ। और भैया पैटर्न तो आपने जैसे दिखाया है, मेरे को नीचे आ रहा है, तो ये तो होने के बाद पता चला है ना। नहीं, इसमें क्या होता है, अब जैसे मुझे बियरिश एनगल्फिंग दिखा, मान लो चार्ट दिखा। यहाँ तक ही है, एक सेकंड मैं,
यार अभी उसमें मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। अब मान लो चार्ट यहाँ तक ही है, मान लो चार्ट है यहाँ तक, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है, ये जो लास्ट दो कैंडल्स है इससे क्या समझ में आता है, प्राइजेस कहाँ कि जाएगा? बियरिश इनगल्फिंग है, हाँ, तो क्योंकि प्राइजेस लास्ट बड़ी जाएगी, है, आई थिंक नीचे जाएगी फिर तो अब। है ना। तो हाँ। यहाँ पे क्या करेंगे, सेल कर देंगे। हाँ, या सेल कर देंगे। वही तो हुआ है। तो यहाँ से पता चल गया ना पहले से ही, हम्म। ये आगे का नहीं भी देखेंगे तो समझ में आ गया ना, हम्म। इतना देख करेक्ट। कर ही। हम्म। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे प्रिडिक्ट होता है। ऐसा नहीं है, देखो मैं फ्रेंकली बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप 100% हाँ भी ये देखा है तो यही होगा। हम्म। मैं मान के मैं। चल रहा हूँ, इन्वेस्टर या जो भी है, अगर आपकी 50% भी एक्यूरेसी है ना, तो आप अच्छे ट्रेडर हो, अच्छे अच्छा। इन्वेस्टर हो। क्योंकि जैसे हम काम करते हैं, जैसे मैंने डे 1 पे बोला था 1:2 रेशियो, हम्म। 50% पे भी आप प्रॉफिटेबल ही हो। हाँ, आपने बताया था। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि 100% टाइम सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, बट हाँ, ये स्ट्रेटेजी पे लगे रहेंगे तो मिलेगा ही। हम्म। ठीक है। फिर आज यही सेशन एंड करते हैं, बट मुझे पूरा होमवर्क चाहिए, क्योंकि अब ये सब इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल से। ठीक है, ये सारी ओके। कैंडल स्टिक्स मुझे पांच पांच सबके मुझे पांच पांच बताना। और अगर डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर, तो मैं वहां पे भी देख कर आपको चेक करके बता दूंगा। ओके। बाकी भी आपको बोर तो नहीं लग रहा है एक ही स्टूडेंट को पढ़ाकर? अरे नहीं नहीं, क्यों ऐसे सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर आपको जब तक समझ में आ रहा है तो मुझे कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। अगर कुछ बढ़िया नहीं है। समझ में आ रहा है और तो भी खींचा जा रहा है तो मुझे बता देना, तो मैं हाँ कुछ हाँ। चेंज। ओके। मुझे ये पढ़ाने में मुझे मैं एंजॉय करता हूँ, क्योंकि ये मेरा पसंद है, मुझे पसंद है पढ़ाना। हाँ हाँ, ओके। तो वो मत सोचो। ओके भैया। बाकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? मैं अपलोड कर दूंगा सारे, मैंने सारे किए नहीं अभी, मैं करके आपको भेज दूंगा, मैं लिंक्स भेज दूंगा। हाँ, ये आज वाला तो कर देना, आज वाला हाँ, मैं मैं सारे ही कर करके। दूँ, सारे एक ठीक साथ है। में करके मैं भेज दूंगा। ठीक है भैया। चलो। कैच लेंगे भैया।